अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार और पाक फोर्सेस का बहादुरी से जवाब, अक़वान मुहाजिरीन की वतन वापसी और पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई। ये हैं वो तमाम तर मामलात जिस पर बात करेंगे रेड जोन में। हस्बे मामूल जो हमारे साथ एनालिस्ट पैनल पर मौजूद रहेंगे, सबसे पहले हमारा साथ देंगे ख्वाजा मतीन साहब। सर अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे सनाउल्लाह साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज में ही हम बात करते हैं पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की, उस लहर की जिसने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में सर उठा लिया है और तमाम तर मामलात दरहम बरहम होकर रह गए हैं। आज से जो तकरीबन 40-50 साल पहले दहशतगर्दी का ये मामला पाकिस्तान में सर उठा रहा था, आज एक मरतबा फिर से ये मामला उसी तरह से सर उठा रहा है। अलसुब आज भी एक मरतबा फिर से मियाँ वाली एयरबेस ट्रेनिंग में ये हमला हुआ और दहशतगर्दी के इस हमले को आर्म के जो फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ नाकाम बनाया और ISPR के मुताबिक जो 9 हमला आवर हैं उनको हलाक कर दिया गया और इसके अलावा कई और को महदूद कर दिया गया। ये वो तमाम तर मामलात होते हैं जब कौम को बड़े मुत्तहिद होने की ज़रूरत होती है, इकट्ठा होने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही ये मामला हुआ तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने कुछ कैंपेन्स करना शुरू कर दी हैं। तो हम अपने एनालिस्ट की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मामला असल में पाकिस्तान में सनाउल्लाह साहब चल क्या रहा है। देखें, ये तो अब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि जिनकी वजह से मुल्क में ये दोबारा से गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए हैं और जिसमें हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो इस मुल्क की ज़मीन का हिफाजत कर रही हैं अपनी जानों का नजराना देकर, उन्होंने इसको डिफेंड भी किया है और दहशतगर्दों के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम भी बनाया है। आज मियाँ वाली में एयरबेस पर जो अटैक हुआ है उसको नाकाम बनाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ जो पसनी में हुआ है, पसनी उमाड़ा शाहराह पर, जहाँ 2 जो मिलिट्री की वेंस थी, गाड़ियाँ थी, उन पर अटैक किया गया जिसमें बदकिस्मती से 14 जो एहलकार थे फ़ौज के वो शहीद हुए हैं और वहाँ पर भी ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 5 मासूम जानें ज़ाया हुई हैं और कई दर्जन लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और दीगर भी जो शहर हैं उनमें भी जारी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस सूरत हाल में जब पाक फ़ौज इस मादर मिल्लत के लिए अपनी जानों का नजराना दे रही है तो हमें पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज भी इस सूरत हाल में भी जो सियासत की जा रही है और फ़ौज को ट्रोलिंग के ज़रिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी हम भी मजम्मत करते हैं, बल्कि पूरी कौम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और ऐसे अनासर की जो है दिल शिकनी करनी चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए और उनको बेनकाब करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क की फ़ौज के साथ और इस मुल्क के साथ खड़े हैं और कौन जो हैं दुश्मनों के साथ खड़े हैं। और इसमें यह भी इतलात हैं कि जो हमारा दुश्मन, अज़ली दुश्मन मुल्क है भारत, जो आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी जो एजेंसी है राह, जिसके ताने बाने भी मिलते हैं दहशतगर्दों के साथ, उनके मुलव्वस होने के भी इतलात हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज चौकन्ना है इन दहशतगर्दों के जो हमले नाकाम बनाने के लिए और इनकी जो साजिश है इसको बेनकाब करने के लिए। आपकी तरफ आऊँगी ख्वाजा साहब, ये जो मुनज़्ज़म साजिश का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस नेटवर्क को बेनकाब करना कितना ज़रूरी है? ये देखिए कि पाकिस्तान जब से अमेरिका यहाँ आया है, उससे पहले भी जब रूस ने हमला किया था अफ़गानिस्तान, आपको पता है कि जो गैर मुल्की एजेंसियों को गढ़ रहा है, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम और जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हैं उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन अब ये देखें जो कल जो ग्वादर में अफसोसनाक हमला हुआ जिसका जिक्र किया सनाउल्लाह साहब ने कि जिसमें 14 पाक फ़ौज के जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए, इस तरह आज जो एक नाकाम हमला किया जिसे हमारे बहादुर जवानों ने मियाँ वाली एयरबेस में नाकाम बनाया। लेकिन इसके जो एक जंग है जो मैदान अमल में लड़ी जा रही है, आए रोज़ शहादतें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी तरफ जो एक जंग है सोशल मीडिया पर और साइबर स्पेस पर वहाँ लड़ी जा रही है। हम देखते हैं कि कल जो है जो भारतीय एजेंसी है राह, उससे जो जुड़े अकाउंट हैं फ्रंटल फोर्स और बाबा बनारस के नाम से और इस तरह के दीगर कई अकाउंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि कल यानी कि आज 4 नवंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो आज ही जो मियाँ वाली एयरबेस पर हमला हो जाता है और जब हमला हो जाता है तो इंडियन जो मीडिया है वो 9 मई के जो वाक़यात की तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, विजुअल हैं, वो दिखाकर उनको
وہ دکھا رہا ہے. لیکن ہماری دیکھیں بدقسمتی ایک سیاسی جماعت اس سے جو جڑے لوگ ہیں جو ان کے اکاؤنٹس جو ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر ان کو دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے خواجہ احمد صاحب آپ کے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. یہیں پر ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم راشد ولی صاحب, آپ سے آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی. آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سے پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے اور جو منظم سازش کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, یہ نیٹ ورک کو بے نقاب کون کرے گا اور اس وقت اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا ضروری کتنا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری جو انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کا ایک کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق یہ ایک کیمپین اینٹی ٹیررزم کی جو ہماری جاری ہے جس میں ہماری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ ان کا تمام ہیومن ٹیرین نیٹ ورک اس کی میپنگ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگیٹڈ جو آپریشنز ہو رہے ہیں. اب ان آپریشنز کی وجہ سے ان کا جتنا بھی ایک نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور وہ سٹیج آ چکی ہے کہ ان کے سہولت کار جو تھے جو کہ ہمارے تارکین وطن میں بہت سے تھے جو ویسے بھی سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو ایکسٹرنل مدد حاصل ہے, اب وہ نیٹ ورک بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے بیکاز گورنمنٹ نے بڑی کلیئر کنسسٹنٹ ایک پالیسی لی ہے کہ اس کو ان کی بے دخلی کی جائے اور کوئی غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہنے کے لیے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس چیز کو دیکھ کے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں اور اس میں ایک تیزی آئی ہے اور یہ ایک فطری رد عمل تھا جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حد تک تو اس کی اینٹیسپیشن کی گئی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زور بھی سارا ہارڈ ٹارگیٹس پہ ہے اور ملٹری ٹارگیٹس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور ان پہ یہ حملے کر رہے ہیں نوئنگ فلی ویل کہ یہ ہارڈ ٹارگیٹس ہوتے ہیں اور ان کو اپنا بھی نقصان ہوگا, مگر چونکہ ان کے لیے یہ لاسٹ گاسپ اٹیمپٹ ہے, یہ ڈیسپریشن کی ان کی ایک انتہا ہے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی ان کو پش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ہیڈ لائنز بنے جس سے وہ جو نیریٹو پوائزنس یہاں پھیلا رہے ہیں اس کو سپیس ملے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی جائے, انسٹیٹیوشنز پہ اعتماد کم کیا جائے, لوگوں میں نفاق ڈالا جائے اور اس سے اپنے مضمون مقاصد حاصل کیے جائیں. بریگیڈیئر صاحب اگر ایک درمیان میں آپ کو روکنا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب ایک یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, ماضی میں بھی ہوئے ٹیررزم کے اور ہماری فورسز ان سے نمٹ بھی لیتی ہیں اور ناکام بھی کرتے ہیں اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایک آج سے ہی صبح سے ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے فوج کے خلاف. باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اور پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے یا ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے ٹرولنگ کرنے پہ شروع ہو گئے اور فوج کو بدنام کرنے کی. تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے آپ کے خیال میں, کس طریقے سے قوم کو میسج دیا جائے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں جی یہ بیٹل آف نیریٹیوز ہے اور بیٹل آف نیریٹیوز میں ایک اسٹرانگر نیریٹیو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے سوال کا جو مختصراً جواب یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اور ہمارے جو رسپانسبل جرنلزم ہے ان کو ایز اے فرنٹ لائن سولجر سامنے آنا چاہیے, حقیقت کھول کے سامنے رکھنی چاہیے, فیکٹس کو فیکٹ چیک کرنا چاہیے اور لوگوں میں یہ جو اس طرح کی جو بالکل مذاقہ خیز قسم کی وہ باتیں ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہیں, 9 مئی کے وہ کلپ چلا رہے ہیں, کوئی بابا بنارس کے نام سے بھارت سے وہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے, تو یہ ساری تانے بانے جو ہیں یہ بھارت کی ایجنسی را سے کلیئرلی ملتے ہیں. تو عوام کو یہ بتانا مقصود ہے اور وہ ہمارا جو میڈیا چینلز ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی جو آج کل ڈیجیٹل چینلز ہیں ہمارے, ان کا فرض ہے کہ یہ ساری حقیقت ان کے سامنے رکھی جائے اور گورنمنٹ کی حد تک اور جوڈیشری کی حد تک ہمیں یہ ایک ایکا کرنا ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں سوشل میڈیا ریگولیشن کے وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, کتنے فل پروف ہیں, باوجود اس کے کہ وہ شخصی آزادیاں اس سے متاثر نہ ہوں اور انڈیویجول جو آزادیاں ہیں اس پہ زخم نہ پہنچے, مگر ود ان دیٹ کی ایک بہت بڑی گرے اسپیس ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ نادر پدر آزاد سوشل میڈیا پہ آزادی یہ دنیا کے جو مہذب ترین ممالک ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی ہے. آج آپ ہالو کاسٹ کے متعلق کوئی بات کریں امریکہ میں کوئی اجازت دے گا, آپ اسرائیل کے متعلق کوئی بات کریں تو بات یہ ہے کہ آزادیوں پہ بھی کچھ قدغن لگنی چاہیے. ہمارے قوانین جو ہیں ان کو ری لک کی ضرورت ہے
اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی پوری ایک قوم میں اس چیز کو حقیقت کو بتانے کے لیے کہ فیکٹ چیک کہاں ہے, کون سی ویب سائٹ ہے جس پہ فیکٹ چیک کیا جا سکتا ہے, اور کون سی ایسی یہ ویب سائٹس ہیں جو کہ اس کا پرچار کر رہی ہیں جھوٹ کا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, ان کو سیپریٹ کرنا. اور یہ جو ایکو چیمبر آف لائز بن جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کا ایک تانا بانا ہوتا ہے, اور اسی ایکو چیمبر کیا ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو میگنیفائی کرتا ہے, سنو بالنگ افیکٹ ہوتا ہے, اور پورا چیمبر اس سے گونجنے لگتا ہے اور لوگ اپنے ہی جھوٹ کے قیدی بن جاتے ہیں. اچھا سر, یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 واقعات ہوئے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں پسنی اوماڑا والا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, اس کے علاوہ آج میاں والی کا ہے, تو ان تمام واقعات کی اچانک ہی 24 گھنٹے کے دوران اتنے بڑے 3 واقعات ہونا, کیا فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ ایک تو جو اغوانیوں کو نکالا جا رہا ہے, غیر قانونی جو یہاں رہائش پذیر تھے, وہ فیکٹر ہے, یا کوئی اور فیکٹر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب سانپ کے اوپر پیر رکھا جاتا ہے تو وہ حملہ کرنے کی تو کوشش کرے گا, تو وہ سانپ کا بلکہ سر بھی کچلا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور ایک فل فلیج, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے. اس قوم کو اس چیز کا ادراک کرنا ضروری ہے. آج اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو بیٹے ہیں اور وہ جو لا انفورسمنٹ کی جوان ہیں وہ جنگ میں نبرد آزما ہے. آج بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہوگا. روزانہ 4 سے 5 افغان بارڈر سے انٹروژن کی کوشش ہوتی ہے, جس کو ہمارے جوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ناکام بنا رہے ہیں. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ان کی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے خلاف سپیسز فریز ہو رہی ہیں, ان کے جو معاونت کار ہیں ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا معاونت کا, جس میں تارکین وطن شامل تھے, ان کو بے دخلی کا حکم مل چکا ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا تو سروائیول پہ بات آ گئی ہے, تو وہ ایک آخری اٹیمپٹ ہے میرے خیال ہے ان کی جو یہ کر رہے ہیں, اور اس میں وہ دریغ نہیں کر رہے کہ وہ اپنی جان پہ بھی کھیل جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ٹیم میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں. مگر اس سے کوئی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو لا اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اپریٹس ہے اسٹیٹ کا, جس میں آرمی ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے, پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بہت ماشاءاللہ مضبوط ہے, اور پوری جرت مندانہ وہ ایک متملی کے تحت ان سے نبرد آزما ہے. تو وہاں تو ان کو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. تو باقی جو یہ سوشل میڈیا سپیسز ہیں, انفارمیشن وارفیئر ہے, اور ایک بیٹل آف نیریٹیوز ہے, اور اس میں کود پڑتے ہیں ہمارے چند لوگ پیٹی پولیٹیکل ایکسپیڈینٹ مفاد کے لیے, جن کو اپنی گراؤسز ہوتی ہیں, جن کو اپنے کچھ ایکس ٹو گرائنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, وہ تو پھر ایک حب الوطنی اور دوسرا ملکی مفاد, اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ان عناصر کو جو کہ مضمون مہم کا حصہ بنتے ہیں, جو باہر سے را کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے. سر بہت شکریہ, راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے, اور یہ ڈیڈ لائن بھی مکمل ہو گئی, اس کے بعد یہ معاملہ کس طرف جائے گا, اس پر بریک کے بعد آخر بات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ریڈ زون. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو اللیگل سٹیزنز ہیں یا جو اللیگل امیگرینٹس ہیں جو کہ پاکستان میں اللیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور اس وقت جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے UNHCR کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 17 لاکھ افغان باشندے پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں. اب یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, انہوں نے ایک ڈرائیو کا آغاز کیا تھا کہ ان کو واپس بھیجنا ہے. جو چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے, اور جو نہیں جاتے تو لا انفورسمنٹ کے ذریعے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ عمران یوسف زئی جو کہ بیورو چیف پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر. آپ سے بھی رائے جاننا چاہیں گے سر, وجہ کیا ہے ایک تو یہ بتائیے گا, اور جو علالصبح پاکستان میں میاں والی ایئر بیس کے اندر ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد سے یہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں, پھر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹ دیکھ رہے ہیں, دل بڑا ہی سر خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ عمران سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ بھی بات آپ نے بتانی ہے کہ
तोरखम के रास्ते जो अगवान जो जिनको अरेस्ट करके भेजा जा रहा है वो इंतज़ामात क्या हैं और कितने लोग जो हैं अब तक जा चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर और कितनों को जो है पूरा प्रोसेस के ज़रिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा 40-42 साल हो गए हमें, एक तवील अरसा है, मेरे ख्याल से 4 दहाइयाँ, शायद ही दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के लोगों को इतने तवील अरसे तक संभाल कर रखा हो। मेज़बानी की है हमने उनकी और यकीनन उनके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं हमारे लोगों की, हमारे मुल्क के लोगों की, सूबे के लोगों की। लेकिन गुज़िश्ता जितने अरसे में हम देखते हैं जब कहीं कोई बम ब्लास्ट का हमने वाकया देखा है, ज्यादातर लोग जो है वो अफगान महाजरीन मुलविस पाए जाते हैं। ये ज्यादातर जाहिर सी बात है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ज्यादातर जो वाकयात हैं उसमें अफगान महाजरीन जो है वो मुलविस पाए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान महाजरीन हैं उनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक जो है 1,60,638 अफराद जो है वो अब तक वापस जा चुके हैं। ये 17 सितंबर से 3 नवंबर गुज़श्ता रोज तक की बात है। महकमे दाखिला के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक गुज़श्ता रोज 3 नवंबर को 1,089 खानदान जो है वो गुज़श्ता रोज वापस गए हैं। इनमें 3,675 मर्द हैं, इसी तरह से 3,307 खवातीन हैं, जबकि 5,558 बच्चे गुज़श्ता रोज जो है वो अपने वतन वापस लौटे हैं। इसी तरह से 178 ऐसे अफराद हैं जो रज़ाकाराना तौर पर डिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह से पंजाब से 88 अफराद को, पेशावर से 67 अफराद को जो है वो डिपोर्ट किया जा चुका है। तो हम बॉर्डर से अब तक जो मजमूई तौर पर लोग गए हैं ये इनकी तादाद गुज़श्ता दिनों में 12,679 है। इसी तरह से 17 सितंबर से लेकर आज गुज़श्ता रोज यानी कि 3 नवंबर तक 9,737 खानदान जो है वो अब तक वापस जा चुके हैं। इनमें अगर हम बात करें मर्दों की तो इनकी तादाद 44,718 है और इसी तरह से जो खवातीन हैं उनकी तादाद 33,699 है, जबकि बच्चों की तादाद 82,000 से ज़ायद है। पंजाब समेत जो दीगर मुख्तलिफ शहर हैं, तकरीबन 11 शहरों से अब तक 197 जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद थे उनको टोटल बता दें इमरान, टोटल बताएं और बताएं इंतजामात क्या हैं अगर हम देखें तो बॉर्डर पर, तोरखम पर। देखें बॉर्डर पर इंतजामात बहुत ही ज़बरदस्त किए गए हैं। ट्रांजिट सेंटर बाकायदा तौर पर बनाया गया है, बाकायदा तौर पर उनके कागजात की जांच पड़ताल की जाती है। पेशावर शहर में भी जो है बाकायदा तौर पर इनकी रिहाइश के लिए जो कि दूसरे पंजाब समेत दीगर शहरों से अफराद आते हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है ज़्यादातर बर्डन खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ही है क्योंकि यहीं से लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहराया जाता है, उसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रांजिट सेंटर पहुँचाया जाता है, वहाँ इनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागजात वगैरह देखे जाते हैं। तोरखम पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है? कोई मैस तो क्रिएट नहीं हुआ या ये भी बताना हमें साथ के दूसरी साइड से क्या रद्द अमल है अफगान साइड से? देखिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर गुज़श्ता रोज जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं मियां फिरोज जमाल शाह, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी हवाले से और 1 बिलियन रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इन अफगान महाजरीन की वापसी और इन रिलीफ के इक़दाम के हवाले से मंजूर भी किए और विफाक से भी इन पैसों का तकाजा किया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ से अच्छे तरीके से इनको रुखसत किया जा रहा है, जो बॉर्डर के दूसरी तरफ है वहाँ पर इसी जोश व खरोश के साथ और खुशदिली के साथ अपने लोगों को वापस भी जो है वो रिसीव किया जा रहा है। ये एक अच्छी सूरत हाल है और एक अच्छी सोच है। जाहिर सी बात है यही लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता है, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में उनकी अपनी खिदमात है, यही लोग अपने मुल्क जाकर वहाँ पर ये खिदमात देंगे तो जाहिर सी बात है उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान यूसुफ सही हमारे साथ मौजूद थे। सर सनाउल्लाह साहब, आप इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे? मैं बात करना चाहूँगा। जी आप देखिए कि बात यह है कि ये जो 40 साल से ये अफ़गान महाजरीन हैं हमारे पास मौजूद हैं, 80 की दहाई में ये लोग यहाँ आए, 40 साल से हुकूमत पाकिस्तान ने और जो पाकिस्तानी कौम इन्होंने फराख दिली के साथ अभी भी तैयार हैं भाई साहब, वो देखें उन लोगों को नहीं निकाल रहे जिनके पास वीज़ा है, जो महाजरीन के तौर पर रजिस्टर्ड है, उनको भी जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उनको भी इस मुल्क ने इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, हमारे अदारों ने भी दी। कानूनी जो तारकीन वतन है वो आज भी इधर ही हैं, उनके बिजनेस भी इधर हैं, सारा कुछ इधर है। ये जो है अब जबकि एक ना एक दिन उनको जाना ही है,
जी, जो आया है किसी तारकिन वतन, किसी मुल्क में तारक वतन, उनको जाना ही है। अब उनको जो अफ़गान साइड है, जो उनके इश्ताल अंगेज़ बयानात आ रहे हैं, उनको इश्ताल अंगेज़ी नहीं करनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट का मसला है, फ़लाँ चीज़ें हैं। भाई जब वहाँ दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, उनके पास तो ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं होता ना। और जब अपने बाढ़ काटनी होती है तो उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं होता। अब जब आपके शहरी वापस आ रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम तो आप करें, लेकिन इसके साथ साथ जो इंसानी हवाले से जो चीज़ें हैं, जिसमें उनमें भी हमें माकूल उनके मुतालबात हैं, कुछ वो भी रखने चाहिए। जो मरीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ठीक है, जिनके बिज़नेस हैं, यहाँ लोगों के तलबा हैं, यहाँ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं, वो रह सकते हैं। वो देखें ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो रहना चाहता है उसको या तो आपको अफगान महाजर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, या आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अब दुनिया का कोई भी मुल्क आपको ये अलाउड नहीं करता कि आप ना आपके पास वीज़ा हो, ना कोई और स्टेटस हो, ना आपके पास पासपोर्ट हो। वो कानूनी इस कागजात तरीके से पूरे तो- करें। जो तलबा हैं उनके साथ भी उनका जो मकूल चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर इंसानी जो हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करना चाहिए। जो लोग हैं गैर कानूनी सही, लेकिन उनके जो जायदादें हैं यहाँ, उन पर कब्जे ना हो जाएं, लूट मार ना हो। बुनियादी तौर पर जब चीज़ें भी- पाकिस्तान में जो सलामती के इश्यूज हैं ना, कौमी सलामती के, सिक्योरिटी के, उसमें आप अगर इस किस्म के लोग जिनका कोई स्टेटस ना हो, वो अगर उनमें मुलव्वस हो तो उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, आपको सिस्टम में ये लाना, फैसला बिल्कुल ठीक है, इससे हम कोई नहीं है, हम पड़ोसी हैं, अफगान हमारे भाई हैं, कोयटा से हमारा राब्ता अगर हो तो कोयटा से हम बात कर लें। पड़ोसी भी हैं एहसान साहब, और हम भाई भी हैं, ठीक है। हमने फिर भी चलना है, पड़ोसी तो तब्दील नहीं किए जा सकते ना। तो इस मामले को जो हमारे जो इशू हैं, कंसर्न हैं जेन्युइन, अफगान हुकूमत को उस तनाज़र में देखना चाहिए। ठीक है ख्वाजा साहब, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं कोयटा से बुशरा कमर साहिबा, वो भी मौजूद हैं। बुशरा कमर, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। जो अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के हवाले से निगरान सेटअप ने एक ड्राइव का आगाज़ किया, फिर 1 नवंबर इसकी डेडलाइन, अब डेडलाइन मुकम्मल हो गई। रिस्पेक्टेबल वे से अब किस तरह से डीपोर्ट किया जाएगा? देखिए, जब से डेडलाइन खत्म हुई उसके बाद कोयटा में जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, और पहले फेज में जो है कोयटा से तकरीबन 700 से ज्यादा गैर मुल्की जो मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार करके उनके ममालिक भिजवाया गया, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो अफगान महाजरीन की थी, जिन्हें यहाँ पकड़ने के बाद कोयटा में कायम 2 होल्डिंग सेंटर जो है वहां पर रखा गया, और उसके बाद अगले दिन उन्हें चमन रवाना किया गया। देन चमन से जो है उन्हें अफगान बॉर्डर की जानिब भिजवा दिया गया। अब 2 दिन का गैप आया था, उसके बाद आज एक मरतबा फिर से जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया, और दिन भर जो है वो कार्रवाइयां होती रही। इस वक्त भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, रात गए तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी, और तमाम जो अफगान महाजरीन हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। और होल्डिंग सेंटर जो हमने देखा, बड़ी अच्छी सूरत हाल वहां पर देखने में आई कि कारपेटेड रूम है, वहां पे उनके लिए बिस्तर मौजूद हैं, कंबल मौजूद हैं, पीने का पानी है, खाना फराहम किया जाता है, प्री मेडिकल कैंप है, और कई सहूलियात वहां पर दीगर जो है वो फराहम की जा रही हैं। और वहां से जब इन्हें पकड़ कर लेकर आते हैं तो इनका सामान जो है हर फैमिली का अलग रखा जाता है, ताकि जब नेक्स्ट डे इन्हें इनके इलाकों में, इनके ममालिक में भिजवाया जाए तो ये अपने साजो सामान के साथ जो है बाहिफाजत तरीके से और एक रिस्पेक्टेबल वे में जो है ये अपने ममालिक जा सके। तो आज भी हमने मुख्तलिफ जो यहाँ लगाए गए होल्डिंग सेंटर हैं 2, उनका विजिट किया, तो उसमें मौजूद जो गैर मुल्की थे वो काफी हद तक खुश भी नजर आए कि उनको ये खुशी थी कि वो अपने मुल्क जो है वो वापस जा रहे हैं, अपने वतन वापस जा रहे हैं, और वहां जाकर अब वो रोजगार का एक नया जरिया जो वो शुरू करेंगे और वहां पर जाकर आबाद होंगे। क्योंकि उनका यही कहना था कि पहले हालात ठीक नहीं थे उनके इलाके में, लेकिन अब उनके इलाकों में हालात ठीक हो गए हैं, तो अब वो एक नई उम्मीद के साथ जो है अपने इलाकों की जानिब रवाना होना शुरू हो गए हैं। बुशरा ये बताएं, एक तो आपने वहाँ लोगों से बात भी की होगी, आपने खुद भी सेंटर्स का दौरा किया है, तो क्या कितने दिन के ये इंतज़ामात हैं, ये जो ड्राइव है कितने दिन जारी रहेगी? और चमन बॉर्डर पर जहाँ से ये सारा अमल जा रहा है वहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पर माजी में काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं फायरिंग के और लड़ाई झगड़े के, तो वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं? और एक ये भी शिकायत थी बलूचिस्तान के हवाले से कि पुलिस इन महाजरीन को तंग कर रही है, उनसे ब्राइब भी किया जा रहा है, वो भी कोई कार्रवाई हुई है एहलकारों के खिलाफ?
देखें, यहाँ से तो इनको बड़े एक अच्छे तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक ये कार्रवाइयाँ तब तक चलती रहेंगी जब तक एक-एक गैर मुल्की जो यहाँ पर मौजूद है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहा है, उसे यहाँ से निकाल नहीं दिया जाता। उनका ये कहना है कि सिलसिला तो चलता ही रहेगा और इंतज़ामात भी तब तक ही जारी रहेंगे जब तक ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। जहाँ तक बात रही अगवान बॉर्डर की, जो पाक अगवान बॉर्डर है, यकीनन वहाँ पर जो तालिबान की जानिब से सूरत-ए-हाल होती है कि हर कुछ अरसे के बाद जो है फायरिंग का वाक़या पेश आ जाता है, या जिस तरह से अभी कुछ अरसे पहले वहाँ मौजूद कुछ लोगों की जानिब से पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, तो पुलिस का रवैया वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ बड़ा नरमी का है। और वहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ से जाने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन जो है वो फराहम की जा बुशरा, रही है। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, बस जल्दी से आप आंसर ये कीजिएगा कि इसका मतलब ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि जिनके पास दस्तावेजात मौजूद हैं उनको भी पुलिस जो है वो हिरासा कर रही है, तो ये खबरें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल देखें, जिस तरह से हमने इन होल्डिंग सेंटर्स का विजिट किया तो यहाँ कोई भी ऐसा केस नजर नहीं आया कि किसी ने अपने हाथ में कोई ऐसा दस्तावेज पकड़ा हो कि जी मेरे पास ये दस्तावेजात हैं, उसके बावजूद मुझे यहाँ पर पकड़ के लाया गया है। सिर्फ वही लोग जो हैं होल्डिंग सेंटर में नजर आए कि जिनके पास कोई दस्तावेजात मौजूद थे ही नहीं। ठीक है। कोई भी ऐसा केस नजर नहीं आया कि जिसमें कोई दस्तावेजात लेकर घूम रहा हो और इल्तिजा करता नजर आ रहा हो कि मुझे पकड़ लिया गया है और मेरे ठीक पास है। ये दस्तावेजात भी मौजूद। बहुत शुक्रिया, बुशरा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई की। एक ब्रेक, देखते रहिए रेड जोन। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई की। आखिर वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान में जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं वो भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, और जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान में वो तकरीबन 32,000 35,000, ये बहुत ज़्यादा, इसको मैक्सिमाइज कर दिया जाए तो 40,000 है, लेकिन जो अखराजात हैं वो इससे कई ज़्यादा हैं। तो सनाउल्लाह साहब ज़रा ऐड कीजिएगा अपनी राय इसमें। देखें, एक तो ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी वजूहात क्या है। वजूहात में अगर देखें तो पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर इम्पोर्टिंग कंट्री बन गया है। कंजम्पशन जो हमारी है उसमें खाने पीने की अशिया से लेकर तमाम चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो महंगाई होती है। अब रुपया क्यों कमज़ोर हुआ है, उसकी बुनियादी वजह इनबैलेंस है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, अगर आप उसको देखें या आमदन देखें फेडरल गवर्नमेंट की जो सूबों को देने के बाद बचती है, तो वो आपका एक एक्सपेंडिचर है जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, जो कर्ज़ों की वापसी की है, आप वो भी पूरी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको लोन लेना पड़ता है। उसकी एक वजह यह भी है। इसके अलावा हमारी मुल्क में जो पैदावार है, पैदावारी लागत बहुत बड़ी है, एनर्जी कास्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने IMF का प्रोग्राम किया। अगर IMF का प्रोग्राम ना करते तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा है। तो आज जो हमारे इन्फ्लेशन है 27%, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो कहा जाता है कि 100% इन्फ्लेशन होती। और अगर हम साउथ एशिया में देखें, पाकिस्तान वैसे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। भारत में 5% महंगाई है और चाइना में 0 है, और आप हैरान होंगे अफगानिस्तान में महंगाई की शरह -8% है। मतलब है कि वहाँ पे जो चीज़ें महंगी थी वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। बांग्लादेश में 9.5% है, इस तरह सऊदी अरब में 1.7% है, शाम में बहुत ज़्यादा है। ईरान और शाम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर क्योंकि पाबंदियाँ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। उसकी वजूहत आपको बता दें कि पाकिस्तान का रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है। पाकिस्तान में एनर्जी कास्ट में गुज़श्ता 1.5 से 2 साल के दौरान 200% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, और ये मज़ीद होगा, और इस साल के इख्तिताम तक 25% महंगाई की शरह रहेगी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। ख्वाजा मतीन साहब, आप भी अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा कि इस महंगाई की वजह कौन सी गलत ऐसी माशी पॉलिसियां हैं जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जी सनाउल्लाह साहब, आपने ये बात तो की है ना कि महंगाई क्यों है, वजूहात इसकी IMF है फलां। ये जब बोझ पड़ता है महंगाई का तो ये आम आदमी पर क्यों ज़्यादा पड़ता है? ये जो मुतवसत तबका है इसने ही पिसना होता है। ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये जो हुक्मरान हैं, हम ये पीट रहे थे कि अगर महंगाई हो गई, हमारे पास पैसे कम है, कर्जा ज़्यादा हो गया, तो आप अपनी मराद में कमी लाएं, कोई मिसाल पैदा करें। यार हमने छोटी गाड़ियों पर आ गए हैं,
ہم نے اے سی بند کر دیے ہیں, ہم جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں ان کو چھوٹے پہ لے آئے ہیں, کسی فلیٹ میں حکمران شفٹ ہو گئے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مراد کم کریں؟ خواجہ صاحب 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاق کو 4 وزارتوں کی ضرورت ہے. ادھر 50 وزیر ہیں, نگران سیٹ اپ میں آپ دیکھ لیں کتنے وزیر ہیں. جو 4 وزارت سے نگران سیٹ اپ چلتا تھا وہ بھی آپ 25-24 سے وزیر چلا رہے ہیں. اور آپ الیکشن ہو رہے ہیں نا 8 کو, اس کے بعد دیکھ لینا جو حکومت آئے گی ایک ایک آدمی کے لیے نئی وزارت بنائی جاتی ہے. تو یہ سیریس ہی نہیں ہے, یہ جب تک اپنے ایکسپینڈیچر کم نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو وجوہات بیان کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہوں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کا اپنے رویے, اپنے عللے تللے, اپنی عیاشیاں یقین کریں جس کی 20,000 میڈم نے تو پتہ نہیں کہاں سے فگر لیے ہیں کہ کم سے کم تنہا 32,000 یار, یہاں 20,000 پہ مطلب 15,000 پہ لوگ کام کرتے ہیں. ثناء اللہ صاحب آپ جانتے ہیں ان کا کیا بنے گا, وہ کدھر جائیں گے؟ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں ان پالیسی سازوں کو. آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے, وقت بہت کم ہے, میں آپ سے بالکل سیکنڈز میں جواب لینا چاہوں گی. الیکشنز آ گئے ہیں, اگلا سال الیکشنز کا ہے, الیکشن سے پہلے مہنگائی کہاں جائے گی؟ دیکھیں آپ نے جب نواز شریف آئے جو انہوں نے تقریر کی نا, وہ بجلی کے بل لے کے ہاتھ میں آئے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ مہنگائی سے اتنے تنگ ہیں, اور یہ لاروں پہ نہیں نا, ایکچوئل آپ کو مہنگائی کم کر کے دینی پڑے گی. آپ تو 25-30 روپے کی تو روٹی نان لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو لوگوں کے لیے تو روٹی کھانا مشکل ہو گیا. 100 روپے کا چائے کا کپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. خواجہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ یہ دیکھیں, یہ کوئی امید مجھے زیادہ نہیں ان سے, لیکن بات یہ ہے کہ مہنگائی اگر کم نہ کی, یہ اتنا بڑا پریشر ہوگا. دیکھیں انتخابات جب ہونے کا اعلان ہوا ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بے یقینی کی جو کیفیت تھی اس نے بھی اس میں وجہ تھی. اب جب سیاسی حالات سموتھ ہوں گے تو مجھے بہتری کی توقع ہے. تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ہوپ فار دی بیسٹ جی. ہم نے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا لیکن پھر سے دامن وقت میں گنجائش کم ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بہت سے نئے موضوعات لے کر, بہت سے نئے تبصرے, بہت سارے نئے تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ نگہبان.